बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली इसका नाम है एनालिटिकल सेपरेशंस, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है टेक्निक्स जो है हम पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कॉलमेट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स जो हैं, जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम उन डिटेल्स में जाएं, उन टेक्निक्स को पढ़ें, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल सेपरेशंस होती क्या है, कि जो हम ये सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें ये टेक्निक्स यूज़ करने की। तो आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एनालिटिकल सेपरेशन क्या होती क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और जस्ट हम एक लिस्ट जो है वो एक ओवरव्यू करेंगे कि जो एनालिटिकल सेपरेशन है ये किस किस तरह से जो है हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर जो है फिर हम जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो भी, उनको हम फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज विद इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल सेपरेशन। सो आपके पास कोई भी सैंपल है जो कि आपने एनालाइज करना है, चाहे आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है या क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, ठीक है। सो आपको एक सैंपल दिया जाता है और उसके अंदर आपको कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक एनालाइट है कि आप उसको एनालाइज करें, और आपके पास कोई भी मेथड है जिसके थ्रू आपने उसको एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। तो अगर आपको एक सैंपल दिया जाता है कि जो कि मिक्सचर है डिफरेंट, उसके अंदर एनालाइट्स हैं और काफ़ी कुछ है, और उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक एनालाइट के बताया जाता है कि एनालाइट एक्स जो है आपने उसको एनालाइज करना है, और आपने उसको यूवी विजिबल के थ्रू ये आपने रिएजेंट डालेंगे, ये मेथड यूज करेंगे, तो आपने स्टैंडर्ड आपको प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड किया गया। अब अगर आप उसको एनालाइट को एनालाइज करते हैं और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका मेथड है, वो सिलेक्टिवली सिर्फ उस एनालाइट को डिटेक्ट कर रहा है और बाकी किसी चीज़ को, उसमें जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो उनको एनालाइज नहीं करता, तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है कि आप सिंपल सैंपल लेंगे और उसको जो है उस इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, वो मेथड यूज़ करेंगे, और आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। जो भी आप अगर यूवी विजिबल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली एब्जॉर्बेंस आप मेजर कर रहे हैं, तो आपने उसकी एब्जॉर्बेंस की, बाकी जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स थे वो एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो आपके पास सिंपल एनालाइट का जो है वो एब्जॉर्बेंस आ गया, और उससे आपने जो इंटरप्रेट कर लिया, डाटा को एनालिसिस कर लिया। तो ये तो एक आइडियल सी कंडीशन है कि जिसके अंदर आपका जो एनालाइट है मेथड की जो है हाईली सिलेक्टिव है उसके लिए, और उसके अलावा वो बाकी चीज़ों को एनालाइज नहीं करता। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कि नॉर्मली जो है वो होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि अगर आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है ग्लूकोज का शहद के अंदर, तो जो भी आप मेथड को यूज करते हैं, अगर तो वो मेथड हाईली स्पेसिफिक है, हाईली सिलेक्टिव है सिर्फ ग्लूकोज के लिए, और जो बाकी उसके अंदर शुगर हैं जैसे फ्रुक्टोज वगैरह है उनको डिटेक्ट नहीं करता, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। आपने शहद का सैंपल लिया, जो भी आपका मेथड है आपने यूज किया, और आपको ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, आपको उसकी रिलेटिव कंपोजिशन आपको पता चल गई, क्योंकि वो और बाकी किसी चीज को एनालाइज ही नहीं कर रहा। लेकिन सॉरी, ये थोड़ा सा खांसी का इशू तो चलेगा क्लास में, सो एडवांस में सॉरी फॉर दैट। तो एनालिटिकल मेथड जो होते हैं वो नॉर्मली सिलेक्टिव नहीं होते हैं कि वो किसी एक सिंगल स्पीशी या सिंगल एनालाइट को एनालाइज करें और बाकियों को एनालाइज करें। ऐसा मतलब होता नहीं है कि वो सिर्फ एक को एनालाइज करते हैं और बाकी को एनालाइज ना करें।
तो अगर हम एक आइडियल कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस की है कि हम एक मेथड यूज करते हैं और वो मेथड जो हमारा एक स्पेसिफिक एनालाइट है उसको सिलेक्टिवली एनालाइज करता है और बाकी चीजों को एनालाइज नहीं कर रहा। तो अगर हम इस आइडियल कंडीशन को सपोज करते हैं तो हम कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं तो जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है बेसिकली तो हम उसको एनालाइज करते हैं, कोई ना कोई चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एब्जॉर्बेंस है, वट एवर, कोई ना कोई हम जो सिग्नल आ रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम कंपेयर करें सैंपल सिग्नल को कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के साथ, तो अगर वहां पे कोई इंटरफेरेंट नहीं है और हमारा जो मेथड है वो हाईली सिलेक्टिव है तो नॉर्मली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो सैंपल सिग्नल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनालाइट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, लाइक दिस वन कि जो सैंपल है एस जो है वो सिग्नल के लिए, जो सैंपल सिग्नल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। और अगर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो कैंसिल करते हैं तो हम मोस्टली कांस्टेंट यूज करते हैं और यहाँ पे हम के ए यूज कर रहे हैं और बेसिकली दैट इज एनालाइट सेंसिटिविटी कि वो मेथड जो है वो कितना सेंसिटिव है उस स्पेसिफिक एनालाइट के लिए और मतलब वो कितनी कम कंसंट्रेशन हो तो तब भी उसको एनालाइज कर सकता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरफेरेंट तो जो सैंपल का सिग्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन एंड द सेंसिटिविटी ऑफ एनालाइट टुवर्ड्स दैट मेथड। ठीक हो गया। So that is a kind of an ideal scenario which you know can never exist, these kind of scenarios, the ideal one. अब हम रियल लाइफ की तरफ आते हैं जहाँ पे ये आइडियल सिचुएशन काम नहीं करती। तो नॉर्मली कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो होती है। जैसे हमने शायद की एग्जांपल ली थी कि हम ग्लूकोज अगर मेजर कर रहे हैं तो मोस्टली जो मेथड हम यूज करते हैं जब वो ग्लूकोज को एनालाइज करता है तो वो साथ फ्रुक्टोज को भी एनालाइज कर सकता है। तो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा होता है वो जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आ रहा होता है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ग्लूकोज। हमारे लिए तो हमारा जो एनालाइट है बेसिकली वो ग्लूकोज है। तो जो हमारा डिजायर्ड एनालाइट है उसके अलावा कोई चीज भी जो उसके सिग्नल में कंट्रीब्यूट कर रही होगी हम उसको कहते हैं ये इंटरफेरेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम हमारे पास हनी है उसमें आपने ग्लूकोज चेक करना है और वहां पे इंटरफेरेंट जो है वो फ्रुक्टोज है, वो भी जो मेथड है वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स फ्रुक्टोज एज वेल। तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा सैंपल का इन सच अ केस दैट विल बी इक्वल टू जो प्रोडक्ट ऑफ सेंसिटिविटी कांस्टेंट और जो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है प्लस प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंट एंड दैट सेंसिटिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका सिग्नल आ रहा है वो आपको सिर्फ आपके डिजायर्ड एनालाइट का नहीं आएगा बल्कि उसके अंदर आपका जो इंटरफेरेंट है उसकी वैल्यू भी होगी। इसका मतलब है कि जो आपके पास सिग्नल आ रहा है वो आपको एग्जैक्ट डाटा या करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा उस आपके स्पेसिफिक एनालाइट की जो आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली चीज तो है कि आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंट तो होते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको जो एनालिसिस कर रहे हैं और आपको जो डाटा मिल रहा है वो कितना एक्यूरेट है। उसकी ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि मेथड कितना सिलेक्टिव है आपके एनालाइट की तरफ और कितना सिलेक्टिव है टुवर्ड्स इंटरफेरेंट। और इसको एनालाइज किया जाता है बेसिकली कि कोई भी मेथड कितना सेंसिटिव है एनालाइट की तरफ और कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स इंटरफेरेंट। तो अगर तो जो आप मेथड यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक मेथड है जो कि आप क्योंकि हनी की एग्जांपल ली है जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज आपका एनालाइट है और फ्रुक्टोज इंटरफेरेंट है। अगर
आपके पास एक मेथड है कि जो दोनों को इक्वली डिटरमिन करते हैं। और अगर हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की हनी के अंदर, और आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो भी इक्वली सेंसिटिव है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, तो वो जो सिग्नल होगा वो आधा जो है वो ग्लूकोज का और आधा फ्रुक्टोज का, जिसका मतलब है कि आपके पास आप ग्लूकोज जो मेजर करना चाह रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से डबल आपके पास वैल्यू आ रही होगी, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एरर होगा। लेकिन अगर आप एक और मेथड यूज करते हैं कि जो उसके जो रिएजेंट है जब उनको एनालाइज करते हैं रिएक्ट करते हैं, तो वो ग्लूकोज को तो बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर रहा है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी है या जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स फ्रुक्टोज वो बहुत कम है। तो इन सच अ केस अगर तो किसी स्पेसिफिक मेथड का जो सेंसिटिविटी है वो एनालाइट की तरफ ज्यादा है और इंटरफेरेंट की तरफ कम है, जिसको हम कहते हैं कि ये मेथड जो है वो सिलेक्टिव है टुवर्ड अ स्पेसिफिक एनालाइट, देन तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो सिग्नल आ रहा है उसके अंदर जो मेजर जो पोर्शन है, जो मेजर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी एनालाइट की आ रही है, इंटरफेरेंट की उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन what happens if the method is more selective towards interferent, कि जो आप मेथड यूज कर रहे हैं वो उसकी सेंसिटिविटी जो फेरेंट है उसकी तरफ ज्यादा है और एनालाइट की तरफ कम है, तो वहां पे जो आपका सिग्नल आएगा दैट इज नॉट रिलायबल, और आप उसको जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनएक्यूरेट डाटा दे रहा है। तो इस तरह का मेथड जो है वो आप यूज नहीं कर सकते फॉर द एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैटर करती हैं जब भी हमारे पास कोई इंटरफेरेंट होता है। एक तो मेथड की सिलेक्टिविटी टुवर्ड इंटरफेरेंट, एंड सेकंड थिंग इज के कंसंट्रेशन कितनी है एनालाइट की। फॉर एग्जांपल हम एक मेथड यूज करते हैं कि जो इंटरफेरेंट को जो है प्रेफरेबली डिटेक्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर एक सैंपल है जिसके अंदर हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन जो रेशो है 99.99% है और उससे भी ज्यादा है, और आपका जो इंटरफेरेंट है वो ओनली 0.001% मौजूद है, तो इवन अगर आपका मेथड ज्यादा सिलेक्टिव ही क्यों ना हो इंटरफेरेंट की तरफ, लेकिन क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली एनालाइट का ही आ रहा है, क्योंकि एनालाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इंटरफेरेंट की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि वो जितना मर्जी मेथड सिलेक्टिव हो इंटरफेरेंट की तरफ, बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता सैंपल सिग्नल को, तो वो जो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है। सो इन सच अ केस हम जो है वो जो भी स्पेसिफिक मेथड है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनी इंटरफेरेंट जो है इट विल नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन आवर एनालिसिस जब तक कि द प्रोडक्ट ऑफ इस कंसंट्रेशन एंड जो सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट है वो स्मॉलर है देन द एनालाइट कंसंट्रेशन, कि जब तक जो सेंसिटिविटी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है इनका प्रोडक्ट अगर कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनालाइट और बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो देन जो प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंट्स है इन द सैंपल वो कोई भी प्रॉब्लम काज नहीं करते हमारे एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो फिर आप उसको एज सच एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन और सेंसिटिविटी का इंटरफेरेंट का अगर वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे आप एक्यूरेटली एनालाइज नहीं कर सकते अपने एनालाइट को, तो वहां पे आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप बिफोर एनालिसिस सेपरेट करें एनालाइट को इंटरफेरेंट से, कि अगर आपका इंटरफेरेंट जो है वो आपका जो सैंपल सिग्नल है उसको सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपको नहीं श्योर
कि आप एक एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो सिग्नल आ रहा है उसमें कितना पोर्शन जो है वो किसी भी इंटरफेरेंट का और एनालाइट का कितना है, और अगर आपके रिजल्ट आप रिलायबल नहीं वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो इन सच ए केस एनालिसिस करने से पहले आपको जो एनालाइट है उसको सेपरेट करना पड़ता है जो इंटरफेरेंट मौजूद हैं, और प्योर एनालाइट को फिर आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है? ओके, नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको, एक आध एग्जांपल करेंगे ताकि जो है वो आपको सॉरी oh, what is the goal of an analytical separation? तो गोल सिंपल है, द गोल ऑफ एन एनालिटिकल सेपरेशन इज टू रिमूव आइदर एनालाइट और इंटरफेरेंट फ्रॉम द सैंपल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा गोल है कि या तो आप एनालाइट को रिमूव कर लें, सैंपल में से निकाल लें, या आपके पास जो भी गिवन सैंपल है, फॉर एग्जांपल लिक्विड सैंपल है, तो उसके अंदर जो इंटरफेरेंट है आप उनको रिमूव कर लें और प्योर एनालाइट उसके अंदर रह जाए और आप उसको एनालाइज कर लें। द मेन गोल ऑफ एनालिटिकल सेपरेशन इज कि आपके पास जो एनालाइट है वो प्योर फॉर्म में आपके पास आ जाए ताकि आप उसको एक्यूरेटली एनालाइज कर सकें। अब इस सेपरेशन होगी कैसे? आप किसी एनालाइट को किसी इंटरफेरेंट से सेपरेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप हनी के अंदर ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, आपने सेपरेट करना है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ, तो आप कैसे करेंगे? जब भी आपने दो चीजों को सेपरेट करना है तो उनके अंदर कोई ना कोई तो डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मास उनका डिफरेंट है तो आप मास की बेस पे कोई टेक्निक यूज करेंगे। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप उसकी बेस पे एक बॉयल करेंगे, एक पहले बॉयल हो जाएगा एक पीछे रह जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए जो एनालाइट और इंटरफेरेंट की केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो उसकी बेस पे जो है आप उसको सेपरेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू और भी आता है एनालिटिकल सेपरेशन के अंदर। कहने को ये बहुत सिंपल लगता है कि आपके पास इंटरफेरेंट है, आपके पास एनालाइट है, आप उनको सेपरेट करें और उनको एनालाइज करना। लेकिन यहाँ पे इशू आएगा कि जब आप कोई भी सेपरेशन टेक्निक्स यूज करेंगे तो वो कितनी सिलेक्टिव है। आपके पास अगर एक मिक्सचर है जिसके अंदर 70% एनालाइट है 30% इंटरफेरेंट है, तो आप कितना एक्यूरेटली वो 70% का 70% सारा एनालाइट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं इंटरफेरेंट से। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, तो वो कितना सिलेक्टिव है, वो कितना एक्यूरेटली जो है आपकी वो सेपरेशन करता है एनालाइट की इंटरफेरेंट से। क्योंकि यहाँ पे दो इश्यूज बेसिकली आ सकते हैं। एक पहला इशू तो ये आता है कि अगर आपने कोशिश की है कि आप फॉर एग्जांपल 70% एनालाइट है 30% आपके पास इंटरफेरेंट है, तो आप चाहते हैं कि सारा एनालाइट जो है आप सेपरेट कर लें 70% का 70%। तो वहाँ पे समटाइम ये होता है कि आप जब एनालाइट को कम्प्लीटली उसमें से निकालते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंट भी उसके साथ आ जाता है एज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, एक तो ये है। या फिर ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं कि जो आप सेपरेशन करें वो प्योर एनालाइट आए, उसके साथ जो है वो कोई इंटरफेरेंट ना आए, एज इम्प्योरिटी ना आए, तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि आपके पास 100% आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते एनालाइट को, और उसके साथ जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रह जाता है इंटरफेरेंट के अंदर। दोनों केसेस में इश्यूज है कि अगर आपने एक सेपरेशन की है जिसके अंदर आप अगर 100% की बजाय आपने 95% एनालाइट उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, 5% जो है वो वहीं पे रह गया है, तो उसके बाद जब आप एनालिसिस करेंगे
वो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो एनालाइट की कंसंट्रेशन है जो एक्चुअल कंसंट्रेशन से 5% कम है। इसका मतलब है कि जो आपके पास सिग्नल आएगा वो भी वो जो वैल्यू देगा वो कम वैल्यू देगा। एक्चुअली उसके अंदर सैंपल के अंदर वो एनालाइट ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, लेकिन हमने क्योंकि वो मुकम्मल उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके तो हमारे पास जो है वो वैल्यू कम आएगी। अगर हम 100% लेने के चक्कर में उसके साथ कुछ इंटरफेरेंट को भी साथ ले आते हैं तो वहाँ पे ये होगा कि एनालाइट तो पूरा है 100% कंसंट्रेशन उसकी है, लेकिन उसके साथ जो इंटरफेरेंट आ गया एज अ इम्प्योरिटी वो भी सिग्नल को कंट्रीब्यूट करेगा और जो वैल्यू आएगी आपके पास वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगी कि आपके सैंपल में एनालिटिकल कंसंट्रेशन एनालाइट की कंसंट्रेशन कम है और बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी आपके पास जो सिग्नल आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों केसेस में जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं या डिसाइड करते हैं किसी भी एनालाइट को इंटरफेरेंट से सेपरेट करने के लिए, तो ये देखना पड़ता है कि वो कितनी सिलेक्टिव टेक्निक है, वो कितने अच्छी तरह एनालाइट और इंटरफेरेंट को सेपरेट कर सकती है। So this is the key consideration when we are going to decide any analytical techniques for separation. Okay. यहाँ तक तो बात आ गई कि हमने सेपरेशन करनी है, क्यों करनी है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन एफिशिएंसी की कि आप कितनी अच्छी तरह से सेपरेशन कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो इसको डिसाइड करती हैं। सो जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जो सेपरेशन एफिशिएंसी होती है ये डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी तरह सारा एनालाइट रिकवर कर लेते हैं या आप कितनी अच्छी तरह सारा जो इंटरफेरेंट है उसको रिमूव कर लेते हैं कि उसके अंदर आपके पास कोई लॉस ना हो एनालाइट का या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, इंटरफेरेंट ना आ जाए। बेसिकली सेपरेशन एफिशिएंसी यही है कि आप कितनी अच्छी तरह मेक श्योर करते हैं कि जो आपके पास एनालाइट है वो 100% एक्सट्रैक्ट भी हो जाए और उसके साथ इंटरफेरेंट भी ना आए। तो इसको जब हमें एक्सप्लेन करना है कि हम कोई भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने कोई भी सेपरेशन टेक्निक यूज किया तो कितना एफिशिएंट है, तो सेपरेशन कितनी अच्छी हुई है, तो इसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एनालाइट की रिकवरी। ठीक है, एनालाइट की रिकवरी का मतलब है कि द फ्रैक्शन ऑफ एनालाइट और इंटरफेरेंट रिमेनिंग आफ्टर अ सेपरेशन। कि आपके पास एक सैंपल है, आपने उसमें से उसमें एक टेक्निक का कोई भी यूज किया और आपने उनको सेपरेट किया, तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आया है उसके अंदर कितने परसेंट एनालाइट मौजूद है या कितने परसेंट इंटरफेरेंट मौजूद है, तो इसको हम उसकी कहते हैं दिस इज इट्स रिकवरी। तो जब हम एनालाइट की बात करते हैं, इंटरफेरेंट का हम आगे डिस्कस करते हैं। जब हम एनालाइट की बात करते हैं तो रिकवरी ऑफ एनालाइट जो है ये इक्वल होती है concentration of analyte after separation and concentration of analyte in the initial जो आपके पास कोई भी सैंपल आता है उसकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली रिकवरी ऑफ एनालाइट क्या है कि आपके पास पहले जो भी आपके पास सैंपल आया उसके पास आपके पास उसकी कितनी कंसंट्रेशन थी और जब आपने एक सेपरेशन टेक्निक यूज किया तो उसके बाद जो आपके पास एनालाइट आया उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल अगर पहले जो सैंपल है उसके अंदर 100 ग्राम है एनालाइट और आपने कोई सेपरेशन टेक्निक की है तो उसके अंदर आपके पास जो है वो 98 ग्राम आ गया, जिसका मतलब है कि 2 ग्राम जो है वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 98 और 100 0.98 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास रिकवरी 1 आती है इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जो 100% जो है वो एनालाइट आपने रिकवर कर लिया है कि 100 ग्राम आपके पास एनालाइट इनिशियली था,
आपने उसको सेपरेट किया है और 100 ग्राम ही आपने उसमें से रिकवर कर लिया, तो इसको कहते हैं कि आपके पास जो रिकवरी है वो 100% है और आपके पास जो है उसकी वैल्यू है 1 आएगी। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग सेपरेशन एनालाइट का लॉस नहीं हुआ। तो दिस इज द रिकवरी ऑफ एनालाइट। अब हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट की। बेसिकली द सेम है कि आपने एक सेपरेशन की है, तो रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट जो है उसी तरह से कि आपके पास जो आपने सेपरेट किया है और उसके बाद आपके पास जो फाइनल एनालाइट आया जो आपने प्योर किया है, उसके अंदर इंटरफेरेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और बिफोर सेपरेशन उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, इसको हम कहते हैं कि रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट। ठीक है सर, जी। जो एनालाइट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा हम्म। उसमें इम्प्योरिटी होगी ना? जी तो सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक शायद नेट का इशू है, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। ये हम कैसे मेजर करेंगे एनालाइट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन? सॉरी, दोबारा आप क्वेश्चन कीजिएगा। हेलो। सर अब आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही। मुझे आपका क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, आपने दोबारा रिपीट करेंगे। सर मैं कह रही हूँ कि जो एनालाइट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी हमने अमाउंट कैसे मेजर करनी है, यानी उसकी कंसंट्रेशन? आप कह रही हैं कि जो हमारे पास जो सी ए नॉट है वो हम कैसे मेजर करेंगे, यही पूछना चाह रही हैं। जी। सही है। बेसिकली आपको आप जब कोई मेथड यूज करते हैं, आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर डिफरेंट एनालाइट मौजूद हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है कि कुछ मेथड तो ऐसे होते हैं कि जो सिलेक्टिव होते हैं सबके लिए और आपको उनकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू सबकी बता देते हैं। कुछ मेथड जहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे इशू ये है कि एक मेथड जो है वो सिलेक्टिव होता है एक के लिए और दूसरे के लिए पार्शली सिलेक्टिव होता है। तो वहाँ पे जो है हमें ये देखना होता है कि जो वैल्यू आ रही है एक स्पेसिफिक एनालाइट की, तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंस ना हो रही हो दूसरी एनालाइट पे। इसकी वजह से जो है यहाँ पे हम ये जो हम सेपरेशन करते हैं इसके लिए करते हैं। यहाँ पे जब फिर रिकवरी की बात कर रहे हैं कि हमने जब सेपरेट किया है तो हमारे पास कितने परसेंट जो है वो एनालाइट रिकवर हो गया और कितना परसेंट जो एनालाइट वो एक्चुअली था। ठीक है। तो नॉर्मली जो है डिपेंडिंग कि आप हमारे पास जो एनालाइट है वो किस मतलब किस तरह का एनालाइट है, उसकी टाइप क्या है, हम किस मीडियम में बात कर रहे हैं, लिक्विड है या वो उसके अंदर डिजॉल्व है, सेपरेट है, वो डिफरेंट फेजेस है। सो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जिसकी बेस पे आपको आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल हम जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर दो एनालाइट मौजूद हैं कि जिनकी जो नेचर है वो डिफरेंट है। एक जो है वो स्लाइटली पोलर है और एक जो है वो हाईली पोलर है, या एक जो है वो बिल्कुल नॉन पोलर है और एक पोलर है। कहने का मतलब है कि वो फिजिकली इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब आपके पास एक सैंपल आता है नेचुरली तो आपको उसके अंदर ये नजर आ रहा होता है कि इसके अंदर दो डिफरेंट जो लेयर आ रही हैं, इसके अंदर दो डिफरेंट मटेरियल है। और उसके बाद जब आप उसको सेपरेट करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू, जो पार्टीशनिंग करते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको प्रोसेस को कि किस तरह से करते हैं।
तो वहां पे आप एक जो लेयर है, जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर तो वो 100% हो जाता है तो फिर आपको पीछे एक ही लेयर, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो रह जाती है, और एक लेयर आप कंप्लीटली जो है वो रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर एफिशिएंसी उसकी फॉर एग्जांपल 98% है या 97% है, तो 2 या 3% जो है वो जो एनालाइट है वो उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, जो एक लेयर है वो उसके अंदर रह जाती है। तो वहां पे आप उसको फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में तो आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन है वो आपने अपना जो टारगेटेड फेज थी उसको रिमूव कर दिया है, बट स्टिल थोड़ी सी जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज रह गई हैं। तो वो आप उसको फिजिकली देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें। इसी तरह अगर हमारे पास, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास नेचर ऑफ एनालाइट क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एनालाइट हम उसको जो है वो उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन है उसको मुहैया कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट जो है वो टूल्स एक्चुअली यूज किए जाते हैं, यानी जिससे सर आपको पता चल जाता है। जी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होगी, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, और जो सेपरेट की होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। लाजमी नहीं है, ये आइडियल है कि उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सेपरेशन एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, कि जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो कितनी अच्छी तरह उनको सेपरेट कर रहे हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक एनालाइट है उसको सेपरेट करते हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंट भी आ जाता है। लेकिन बात यह है कि मैटर ये करता है कि जो इंटरफेरेंट आया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर तो इंटरफेरेंस कम हो, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वो ऐसा मैटर नहीं करता, वो नेग्लिजिबल ही होता है। लेकिन अगर ज्यादा आ जाए उसकी कंसंट्रेशन तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक। अगर नेग्लिजिबल अमाउंट में इंटरफेरेंट है तो वो आप अगर उसका सिग्नल में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कौन से किस टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और उसके अंदर भी ये है कि आप जैसे फार्मास्यूटिकल में है ये जस्ट सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। तो आप जो भी सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं, जितनी अच्छी सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो एक्सपेंसिव होगी, सीधी सी बात है। तो डिपेंडिंग आप, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि आपको कितनी अच्छी जो है वो सेपरेशन चाहिए, उसकी बेस पे आप फिर वो टेक्निक सेलेक्ट करते हैं। सो ये तो था रिकवरी ऑफ एनालाइट और रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट। अब सेपरेशन कितनी अच्छी हुई है, द डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं सेपरेशन फैक्टर के थ्रू। ठीक है, विच इज द रेशो ऑफ रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट ओवर रिकवरी ऑफ एनालाइट। ठीक है, और सेपरेशन फैक्टर बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ सेपरेशन एट सेपरेटिंग एनालाइट। तो सेपरेशन फैक्टर हमें बताता है कि कोई भी हमने जो टेक्निक यूज की है वो कितनी इफेक्टिव है एनालाइट को सेपरेट करने में। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, और इसको मैं सारी ओपन कर देता हूँ कि वो हमसे पहले आ गए। कि हम एक एनालिसिस कर रहे हैं फॉर डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। कोई भी हमारे पास इंडस्ट्रियल जो वो वाटर, वेस्ट वाटर आ रहा है, हमने मेजर करना है कॉपर, और उसके अंदर जिंक जो है वो एज अ इंटरफेरेंट है। तो हमने क्योंकि उसके अंदर जिंक इंटरफेरेंट है तो हमने उसको जिंक को सेपरेट करना है, उसको रिमूव करना है ताकि हम कॉपर को जो है वो एक्यूरेटली एनालाइज कर सकें। तो अगर जो हमारे पास सैंपल है वो 128.6 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो कॉपर उसके अंदर है, और हम उसकी किसी एक सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं कॉपर को रिमूव, उससे जिंक रिमूव करने के लिए। तो आफ्टर सेपरेशन जो हमारे पास कॉपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल दैट इज 127.2 मिलीग्राम, कि एक सैंपल है उसके अंदर 128.6 मिलीग्राम पर लीटर कॉपर था, और आफ्टर सेपरेशन टेक्निक जो हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है 127.2 है, जिसका मतलब है कि 1.4 मिलीग्राम जो है वो रह गया इंटरफेरेंट के साथ।
और जो हमारे पास सोल्यूशन था ओरिजिनली, उसके अंदर जिंक की कंसंट्रेशन जो है वो 134.9 थी, और जब सेपरेशन की गई तो जो हमारे पास ये जो कॉपर आया था उसके अंदर 4.3 मिलीग्राम जो है वो रह गया उसके अंदर इंटरफेरेंट, 100% रिमूव नहीं हुआ। तो हुआ क्या है कि हमने कॉपर और जिंक को सेपरेट करना था, तो ड्यूरिंग सेपरेशन जो है वो 128.6 में से 1.4 जो है वो लॉस्ट हो गया कॉपर का, और हमारे पास जो है 127.2 मिलीग्राम पर लीटर बचा है। और ड्यूरिंग सेपरेशन जो है इसके साथ 4.3 मिलीग्राम जिंक रिमेन जो है वो रह गया, और बाकी जो है वो रिमूव हो गया। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है, इसकी रिकवरीज और सेपरेशन फैक्टर। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने रिकवरी हमने कैलकुलेट करनी है एनालाइट की और इंटरफेरेंट की। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिकवरी ऑफ एनालाइट हम कैसे करेंगे कि ऊपर आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है जो रह गई है, और नीचे जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। 127.2 ओवर 128.6 इज इक्वल टू 0.9891। तो 98.91% कॉपर जो है आपने एफिशिएंटली उससे रिकवर कर लिया, जस्ट 1.09% जो है वो उसमें से लॉस हुआ। जब आप इंटरफेरेंट की बात करते हैं उसकी रिकवरी की, तो हमारे पास जो है हमने एफिशिएंटली जो है वो रिमूव कर लिया बाकी, और 4.3 मिलीग्राम पर लीटर जो उसके अंदर रह गया। तो जब हम इसकी रिकवरी कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 0.03%। इसका मतलब है कि 3.2% इंटरफेरेंट जो है वो हमारे एनालाइट के साथ रह गया, और बाकी हमने 96.8% जो है उसको हमने एफिशिएंटली रिमूव कर लिया। ये तो आगे रिकवरी। अब जो हमारे पास इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेपरेशन फैक्टर, तो बेसिकली दैट इज रिकवरी ऑफ इंटरफेरेंट डिवाइडेड बाय रिकवरी ऑफ एनालाइट। तो हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.032। सो ये वैल्यू जितनी कम होती है इसका मतलब है कि आपकी जो सेपरेशन एफिशिएंसी है उतनी अच्छी है। अगर ये वैल्यू 0.0001 आएगी, इसका मतलब है कि जो सेपरेशन एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी हुई है, और जो आपका जो एनालाइट है वो ऑलमोस्ट प्योर है। ठीक है। सो टोटली अगेन ये डिपेंड कर रहा है कि आप जो सेपरेशन कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और आपको कितनी एफिशिएंसी चाहिए उसके लिए। तो आइडियल अगर आप सेपरेशन की बात करें तो उसके अंदर जो रिकवरी ऑफ एनालाइट है वो 1 होनी चाहिए, और रिकवरी ऑफ जो इंटरफेरेंट है वो 0 होना चाहिए, कि आप 100% जो है वो एनालाइट को रिकवर करें और इंटरफेरेंट जो है वो 0% रिमेन हो। तो यहाँ पे अगर आप उसका सेपरेशन फैक्टर देखते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0 आना चाहिए। लेकिन ये आइडियल है, अगेन आइडियली ऐसा होता नहीं है कि आप 100% रिमूव कर सकें। सो डिपेंडिंग ऑन द सेपरेशन टेक्निक होता है कि आपका कितने परसेंट जो है वो रिमेन रहता है। अगर वैल्यू बहुत कम है 0.000001, इसका मतलब है कि सेपरेशन एफिशिएंसी अच्छी है। अगर ये वैल्यू 0.1 आती है तो इसका मतलब है कि काफ़ी 10% या सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो उसकी इंटरफेरेंट की मौजूद है, जिसका मतलब है कि सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई। सर यहाँ पे हम सिर्फ सेपरेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है सर, उसमें हम लोग सारा बेसिक पर्पस यही होता है कि हमें उसकी कंसंट्रेशन पता चले, लेकिन यहाँ पे हमें जो एनालाइट है उसकी भी हमें पता है कॉपर की, और जो इंटरफेरेंट है जिंक उसकी भी। सॉरी सर अभी इधर हमें कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो पता है, तो ठीक हम है। यहाँ सिर्फ सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि उसको हमें इंटरफेरेंट से सेपरेट करना है बस। बेसिकली अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना, नॉर्मली जब हम एनालिसिस करते हैं तो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जो उसको एनालाइज कर सकती हैं, उनके लिए इंटरफेरेंस नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर और जिंक आ रहा है ना और इसी तरह हमारे पास अगर कोई डाइवैलेंट आयन है, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं ICP-OES पे, ठीक है, जो कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है।
ये टेक्निक जो है ये बहुत सेंसिटिव है, और इसके अंदर जो है नॉर्मली अगर आपने कॉपर मेजर करना है तो, और उसके अंदर जिंक मौजूद है तो कोई इशू नहीं है, वो 100% उसको मेजर कर लेती है। लेकिन उसका जो एनालिसिस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपने एक कहीं से करवा रहे हैं एनालिसिस, तो एक एनालिसिस जो है एक मेटल का आपको तकरीबन 5000 रुपीज़ चार्ज हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर आपके अंदर 10 एनालाइट है, तो अगर आप 10 को एनालाइज कराएंगे तो आपको 50,000 लग जाएगा, बहुत कम भी लगा तो 30,000 लग जाएगा। तो हम इतना एक्सपेंसिव जो है वो एनालिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली तो हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मेटल की बात कर रहे हैं एनालिसिस की, फॉर एग्जांपल हम आयन क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे होते हैं। आयन क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, जैसे कॉपर है या जिंक है, या फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम की बात करें तो उनकी जो पीक्स हैं वो एक साथ आती हैं, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो हाईली एफिशिएंट है और वहाँ पे हमें सेपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो कि एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो हम वो मेथड यूज़ करते हैं कि जो हम नॉर्मल लैब स्केल पे यूज़ कर सकें और जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। और बजाय हम एक्सपेंसिव मेथड यूज़ करने के हम ये करते हैं कि हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपर की कंसंट्रेशन हमें पता है और जिंक की भी पता है, तो ये बेसिकली हम एक हायर जो है इंस्ट्रूमेंट या जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है उससे पता कर सकते हैं कि कितनी है। और उसके बाद बेसिकली जब हम कोई भी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे होते हैं, कोई मेथड डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम खुद से करते हैं कि हमें एक और इंस्ट्रूमेंट से हम उसको एनालाइज करेंगे, हमें पता होगा किसी कंसंट्रेशन कितनी है, और फिर जो है हमने क्योंकि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ करना है कि जो उतना एफिशिएंट नहीं है, जहाँ पे कॉपर और जिंक के जो सिग्नल हैं वो एक दूसरे के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद फिर हम कोई भी टेक्निक यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे, इस तरह की जो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे, फिर सेपरेट करके फिर दोबारा हम पहले हाईली एफिशिएंट पे चेक करेंगे कि कितनी रिकवरी आई है, कितना सेपरेशन फैक्टर है। तो ये जब हम कोई मेथड डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल उसमें कंसंट्रेशन कितनी थी और अब कितनी है। तो वहाँ पे सिंपली हमारे पास सैंपल आएगा, हमें अगर पता है कि उसके अंदर जिंक हो सकता है, तो हम सिंपली उसको एक मेथड जो है कोई भी उसके अंदर से उसको गुजारेंगे और सेपरेट करके तो हम एनालाइज कर लेंगे। तो नॉर्मली जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर हम ये मालूम कर सकें कि इस सैंपल में कॉपर इतना है और जिंक कितना है, या कोई भी दो एनालाइट और इंटरफेरेंट कितने हैं, फिर तो हमें सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर, यही क्वेश्चन था। बेसिकली ये होता है कि ये उसको मेथड डेवलपमेंट की बात है। यहाँ तक जब हम नॉर्मली कर रहे हैं वहाँ पे हम सिंपल सेपरेट करेंगे और उसको एनालाइज कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिलायबल है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास है 12 बजे अभी? यस सर है। ओके, फिर जस्ट इसको रैप अप करते हैं बिकॉज ओनली 4 मिनट्स रिमेनिंग। तो यहाँ पे दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स, कि हमारे पास किस किस तरह की सेपरेशन टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली हमें कोई ना कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए कि जो कि डिफरेंट होगी एनालाइट और इंटरफेरेंट में। तो फॉर साइज की बेस पे अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास फिल्ट्रेशन टेक्निक है, साइज जैसे एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। तो बेस्ड ऑन साइज जो है ये, अगर एनालाइट और इंटरफेरेंट के साइज का डिफरेंस है डिफरेंट है तो उनको हम इन टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। मास और डेंसिटी की बेस पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, मास्क कर देते हैं कि जो एनालाइट है उसको तो ऐसे रहे, हम सिलेक्टिवली ऐसे केमिकल यूज करते हैं कि जो कम्प्लेक्स बना देते हैं इंटरफेरेंट के साथ और वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह फॉर एग्जांपल चेंज इन फिजिकल स्टेट है या केमिकल स्टेट है, उसकी बेस पे डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं। डिस्टिलेशन है, लाइक सब्लिमेशन है, प्रेसिपिटेशन है, आयन एक्सचेंज है। और
या फिर हम उसको पार्टीशन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये जो टेक्निक्स हैं डिफरेंट, इनको हम ये हमारे जैसे क्रोमेटोग्राफी है या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वगैरह, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, तो इनको जो है हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन यू विल हैव बेटर एनालिसिस के किस तरह हम डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे डिफरेंट फेजेस हैं या डिफरेंट एनालाइट और इंटरफेरेंट हैं उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन।